ये जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास देखो, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो फ्रीक्वेंसी की होगी वो आपको यहाँ पे क्या होगी वो बतानी है। जैसे कि आपको SHM जो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके डिस्प्लेसमेंट का, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, इक्वेशन होता है ये। तो इसको इक्वेशन 1 में मान लेता हूं अभी। तो और पोटेंशियल एनर्जी का जैसा आपने फॉर्मूला बताया है, U इक्वल टू क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, वो होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू तो आपने यहाँ पे देखी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के फाइव है, तो यहाँ पे आप हाफ k और x की वैल्यू, मतलब इसकी स्क्वायरिंग अगर आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर, और एंगल की स्क्वायरिंग नहीं होती तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वैल्यू आपके पास आपको मिलेगी। अगर इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोलूं, इक्वेशन 2, तो ये इक्वेशन 2 हो गया आपके लिए। और 1 और 2 से आप ये देख सकते हो कि आपने यहाँ पे T1 टाइम पीरियड जो है, इस केस में T1 इक्वल टू अगर मैं देखूं तो ये होगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो होगी तो 1 अपॉन T1 होती है, तो फ्रीक्वेंसी N1 इक्वल टू हो जाएगी आपकी जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल ओमेगा अपॉन 2 पाई। और इसी तरह से जब आप टाइम पीरियड देखोगे, टाइम पीरियड किसका, अगर टाइम पीरियड आपको निकालना है, टाइम पीरियड में लिखूं यहाँ पे टाइम पीरियड, अब मैं टाइम पीरियड निकालने जा रहा हूं दूसरे का, वो उसका जिसका कि आपकी इक्वेशन लिख रहे हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस फाइव। N1 यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी? हाँ, N1 फ्रीक्वेंसी है। ओके। ये आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इस तरह का। अब सेकेंड टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो यहां से अगर आप T2 देखते हो तो T2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन ओमेगा, और यहाँ पे जब N2 की बात करोगे, फ्रीक्वेंसी फिर से हो गई दूसरे वाले के लिए, तो ये ओमेगा बाय पाई हो जाएगी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि N2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ N1 के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप इक्वेशन में देखोगे यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, बॉडी अगर एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वो भी स्टार्टिंग के फ्रीक्वेंसी n दी हुई है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2n हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग, अब ये पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बतानी है। हैविंग अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हैविंग zero dipole moment, acquire a dipole moment only in presence of electric field due to displacement of charges, और लास्ट वाला ऑप्शन है acquire a dipole moment only when magnetic field is absent। इलेक्ट्रिक, ये जो इसकी परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसके पोल्स क्लियर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर जो होती है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स होती है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की होती है, इसकी अपनी परमानेंट डाइलेक्ट्रिक मोमेंट होती है। क्यों होती है मैंने रीजन बता दिया है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कोइंसाइड नहीं करता है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ। एक्सप्लेन करने कहोगे तो मैं यही बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको आंसर ही बताना चाहूंगा कि इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, अब इसमें देखो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ई टॉ बाय एम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ये आ गया आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। रह गई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं और ये होता है 1 अपॉन सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा इक्वल टू होता है E अपॉन जे।
क्योंकि आपने स्टडी किया है J इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। हाँ। उस हिसाब से अगर देखा जाए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है इसके लिए आपका दूसरा ऑप्शन ये आपके पास ये वाला आ जाता है E/J। ठीक है। और अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं करंट, ये हमारे पास करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन पीरियड है। तो रिलैक्सेशन पीरियड जो होती है इसको टॉ से लिखते हो आप, और टॉ जो होता है ये होता है m/n/e² रो। तो रिलैक्सेशन पीरियड जो है ये आपका यहाँ पे n क्या है? m मास है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं n, हाँ ठीक है। ठीक है। और ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। और लास्ट बच जाता है आपका करंट डेंसिटी का। तो करंट डेंसिटी के लिए आपने J इक्वल टू, तो फॉर्मूला ही होता है I/A, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। और करंट के लिए आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन पढ़ा होगा, तो I इक्वल टू NEVDA ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा हाँ। और मैं याद रखने के लिए हमेशा बच्चों को बोलता हूँ इसको नेवडा याद करो, NEVDA का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, NEVDA नेवडा। तो I इक्वल टू NEVDA हो गया, और यहाँ पे A आप लिखोगे, A और A कैंसिल होगा, तो बच गया आपके पास NEVD, जो ये आपके पास ऑप्शन है। तो इस तरह से फर्स्ट का A का R, A का जो आपने R लिखा। एक बार रिलैक्सेशन पीरियड वाला कंसेप्ट बाद में समझा दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिलैक्सेशन पीरियड मैं अभी भी समझा सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब बोलोगे तब मैं आपको समझा दूंगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे जब आपका पोटेंशियल दिया हुआ है कि जब आप कनेक्ट कर रहे हो, कंडक्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, जब वायर से कनेक्ट कर रहे हो, वो भी कंडक्टिंग वायर से, तो उसकी पोटेंशियल सेम हो जाएगी, इसकी भी पोटेंशियल सेम हो जाएगी, इसकी भी पोटेंशियल सेम हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल को V1 बोलूं, इसको V2 बोलूं, तो मैं ये बोल सकता हूँ V1 इक्वल टू V2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप बोलोगे क्या बोलोगे? K, अगर इसका चार्ज यहाँ पे Q1 है तो K/Q1 अपॉन R1। अच्छा हाँ, चल आ गया बस। K/Q2/R2। ठीक है। हाँ। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि K और K तो खैर दोनों में ही सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने 1/4πε0 इस तरह से लिखने की कोशिश की, तो वो आपको यहाँ पे जैसे इस तरह से लिखना पड़ सकता है। देखो Q1/4πε0, ठीक है, और ये इनटू में यहाँ पे नीचे में R1। कैंसिल हो रहा है ना सर, तो फिर लिखना क्यों है? हाँ नहीं, वो तो है ही। अब ये R1 और R1 से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये Q2 और यहाँ पे Q2/R2 है, तो मैं R2 इंटू R2 इस तरह से मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका Q1 इंटू R1 है, ठीक है, ये Q1 इंटू R1 है, और बाकी नीचे में जो टर्म्स आ रहे हैं ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं फिर से अगर एक स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये लिखूंगा मैं Q1 R1 अपॉन में 4πε0। 4πε0 लिखना चाहता था, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे, देखो अब आपको इसका यूटिलाइजेशन पता लगेगा। मैं R1 का स्क्वायर कर रहा हूँ और ε0 को अलग कर रहा हूँ। उसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी मैं क्या कर रहा हूँ, Q2/R2, और यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ कि 4πR2 का स्क्वायर और ε0 को मैं अलग कर रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे क्या है, देखो ये 4πR² जो है ये बताता है आपका सरफेस एरिया। हाँ। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो इस टर्म में कि σ1 R1, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना? सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। हाँ Q/A है। तो यहाँ पे σ1 मतलब Q1/A1 हो गया, तो एरिया तो पहले वाला का एरिया ये हो गया, Q1 ये हो गया आपका। तो इसको मैंने सिग्मा लिख दिया, σ1 लिख दिया, और ये रह गया आपका R1, और नीचे सिर्फ रह गया ε0। उसी तरह से दूसरी तरफ आपके पास σ2 R2 और बाय ε0। तो अब आप यहाँ पे σ1 और σ2 का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि मेरे से यही पूछा गया कि σ1 और σ2 का रेशियो क्या होगा। तो ये R2/R1 मिल रहा है आपको डायरेक्ट, जो कि आप यहाँ पे बिना इस
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिखे नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। अगर के के टर्म में रह जाता तो एरिया, सरफेस एरिया आपके पास नहीं आती। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, R2/R1। क्वेश्चन नंबर 5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in space between the plates. If the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor is। एक तरह का फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ये फॉर्मूला एक तरह से आपसे पूछा गया कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला पूछ रही है। बिल्कुल सही, इसका फॉर्मूला फोर्थ ऑप्शन ही है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। यही फॉर्मूला ही है। एक बार कैपेसिटर वाली चीज भी ना, ये पूरी कैपेसिटर ही मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैपेसिटर में जब कैपेसिटर के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, उसमें डाइलेक्ट्रिक होता है तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है तो क्या होता है, और एनर्जी के केस में क्या होगा, डिस्कनेक्ट करें बैटरी से कनेक्ट करें तो क्या होगा, क्योंकि इस सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही है। क्वेश्चन में कह रहा है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर as an electron is moving with a speed of 10⁵ meter per second parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर की P से Q की तरफ, और इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन है जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलरली, जो 20 सेंटीमीटर के गैप पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन एट दैट इंस्टेंट। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर का के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट 2I। अब हाँ बिल्कुल, मैं दोनों तरह से फॉर्मूला बता रहा हूँ। μ0/4 पाई 2I/R ऐसा भी लिख सकते हो, और 2 कैंसिल कर दोगे, 2 2 4, तो μ0I/2πr आप बोलना चाह रहे थे, वो भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दो आप 10⁻⁷ हाँ ठीक है सर। इंटू 2 इंटू करंट जो है आपके पास, वो आपके पास दी हुई है 5 एम्पियर की, अपॉन में यहाँ पे जो R है, R ये है आपका जो 20 सेंटीमीटर का गैप है, तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 × 10⁻⁻2 लिख दो। ठीक है, चलो मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे। ये 2 अगर ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 10⁻⁵, तो 10⁻⁵ में लिख रहा हूँ, और 2 5 जा 10 ऐसे भी कैंसिल कर दो, 5 4 जा और 2 2 जा 4, मतलब 1/2 × 10⁻⁵। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, इतने टेस्ला की। ठीक है, हाँ, टेस्ला। अब ये जो लगेगा, अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो आप देखो यहाँ पे थंब रूल अगर आप लगाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको पता लगेगा कि अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें किधर देखना है, इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, हमें इधर नहीं देखना। तो आप अपना इस तरफ क्या करो, इस तरफ थंब रख लो और रेस्ट 4 फिंगर आप इस तरफ रखो, तो आपको पता लगेगा अच्छा जी ये मैग्नेटिक फील्ड इधर से बाहर की तरफ यहाँ पे लग रही है, प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, तो अब हमें पूछा मेरे से क्या जा रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स किसी चार्ज पे, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F = Q_V×B, जबकि इसका वेलोसिटी भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास भी दी हुई है। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे की है तो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, इंटू वेलोसिटी आपके पास। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर ये कंडीशन किसके है, Q × V×B। हाँ, ये मैं बता देता हूँ अभी। तो ये अभी देखो, ये फॉर्मूला जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया है, F = Q_V×B, और ये 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 10 पावर, ये 10 पावर क्या होगा 5 वेलोसिटी है, इंटू B मैग्नेटिक फील्ड है 1/2 × 10⁻⁻5, -5 + 5 तो कैंसिल कर दो आप। अब आप देखो यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो 0.8 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻19। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे 19 का तो मामला है नहीं, सब जगह 20 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻20, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ये तो बड़ा आसान होगा। E and G are respectively denoted by energy and gravitational constant.
ये भी शायद नीट का है ना बिल्कुल क्वेश्चन। बिल्कुल नीट का है। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं दूंगा। तो इसकी डायमेंशन बतानी है, इसका सेकंड ऑप्शन है। और दोनों की डायमेंशन अगर आपको पता है तो इंस्टेंटली रिजल्ट भी आती है, क्योंकि एनर्जी का जो होता है वो ml2t-2 होता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-1 l3t-2 होता है। हाँ ये याद नहीं थी, ये निकाली थी मैंने। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर इज बेस्ट suited as an object of astronomical telescope since ऑप्शन देख सकते हो, a large aperture contributes to the quantity and the visibility of the images, and second, a large area of objective। All of the above है इसका। इसका आंसर क्या है? all of the above। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। तो ये सही आपने बताया, all of the above है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो, ये मैच करने का है, फिर से आपके पास आ गया मैच करने का, देख के बताएंगे। इसमें भी मैच ही करना है। और देखो रूट मीन स्क्वायर जहां पर दिया हुआ है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर के लिए जो होता है वो होता है आपके पास 3RT/m। ठीक है, क्योंकि देखो प्रेशर के लिए जो होता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 n इंटू m इंटू मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मतलब ये फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है या फिर ये आता है डिराइव करके? नहीं नहीं, ये तो डिराइव करके आता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही आया हुआ है। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ना ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है 3/2 kBT, ये वाला, ये फॉर्मूला। अब रह गया सिर्फ आपके पास टोटल, एक तो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस देखना है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस है। ठीक है, अगर मैं डायटोमिक गैस की बात करूं तो डायटोमिक गैस के लिए ये देखो यहाँ पे, और एक अब दो ऑप्शन अभी भी, दो हमारे पास बच रहे हैं ना, दो हमारे पास बच रहे हैं। तो ऐसे जो फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी ऑफ अ गैस के लिए U = 1/2 NFR × T। तो यहाँ पे N जो होता है वो 1 होता है और F जो होती है वो 5 होती है। तो इसमें जब आप रखोगे तो ये 5/2 आ जाएगी। ठीक है ना, 5/2 RT आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में, ये सर ये सब कुछ थर्मोडायनामिक्स का है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। तो इसके लिए आपका कितना हो गया? इसके लिए ये वाला हो गया R वाला। अब सिर्फ एक बच रहा है, वो है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, है ना। ऑब्वियसली बात है ये इसके लिए होगा 1/3 nm मीन वी स्क्वायर, जो मैंने प्रेशर के लिए सबसे पहले लिखा था फॉर्मूला। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B and identify the correct answer। देखो जरा, Zener diode is connected in reverse bias when used as a voltage regulator। पहला दिया हुआ है आपके पास। तो एक चीज यहाँ पे मैं इसके बारे में, जब आई बात है तो यहाँ पे मैं बताता चला जाता हूँ कि रिवर्स बायस जो होता है, रिवर्स बायस में आफ्टर ब्रेकडाउन एक कंडीशन आती है। जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक लिमिट वोल्टेज के बाद ब्रेकडाउन हो जाता है। तो उस केस में जो जीनर डायोड होती है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हो जाती है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो ब्रेकडाउन के बाद वोल्टेज क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो ऐसे केस में जीनर डायोड जो होगा वो कनेक्टेड होता है रिवर्स बायस में, और उसी केस में आप इसको वोल्टेज रेगुलेटर के फॉर्म में यूज करते हो। तो दूसरा पॉइंट कर रहे हैं, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन के केस में जो पोटेंशियल बैरियर होती है डायोड के लिए, सिलिकॉन का अगर बना हुआ डायोड है तो वो 0.7 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, और अगर जर्मेनियम का हुआ तो वो आपका 0.3 तक जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब आप क्या कहोगे कि ठीक है कि ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है A इज करेक्ट
और सर एक बार आपने जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्यों रिलेट करा, पेंटावेलेंट वाली चीज? सिलिकॉन इसलिए मैंने किया कि डायोड बनता ही है किससे बनता है, जर्मेनियम या सिलिकॉन का बनता है। ये टेट्रावेलेंट, ये जो है सेमीकंडक्टर है ना बेटा, ये सेमीकंडक्टर से ही डायोड बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर के केस में आपका बैरियर पोटेंशियल देखा, पीएन जंक्शन जो लाइज कर रहा है जैसे 0.1 से 0.3 तक, तो आपको क्या कह रहा है कि जी, तो आपने इसका मतलब जो बनाया है डायोड, लेकिन सिलिकॉन कहाँ तक कहता है कि नहीं मैं तो 0.7 तक वैल्यू ले रहा हूँ, जर्मेनियम बेशक 0.3 तक ले रहा है। इसका मतलब आपने इसको पीएन जंक्शन के लिए इसको बॉन्ड थोड़ी कर रखा है कि आप 0.3, मतलब हर डायोड जो बना रहे हो वो इसका मतलब, इसके कहने का मतलब आप जो डायोड बना रहे हो वो सब जर्मेनियम का बना रहे हो। हाँ। तो सिलिकॉन का आप डायोड नहीं बना रहे क्या? तो सिलिकॉन का भी तो हम डायोड बनाते हैं, तो उसकी बैरियर पोटेंशियल क्या होगी, 0.7 तक चली जाती है। तो इसलिए और सिर्फ एक और चीज, वो रिवर्स बायस में आपने बोला कि जब वोल्टेज एकदम मतलब एक लिमिट के ऊपर चला जाता है तो उसके बाद वो ब्रेक डाउन हो जाता है। हाँ। तो जब इसमें लिखा है कि व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो मतलब उसका पर्पस एग्जैक्टली यही है, अगर सीधे डायोड को रिवर्स बायस में लगाता है तो उसका यूज ये है। हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है ना। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा डिवाइस में, जो भी आपका डिवाइस उससे कनेक्टेड होगा। अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फिगर में दिखाया गया, विच डायरेक्शन विल इट मूव, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, आपको देख के बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी हुई है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, मैं एरो दिखाऊं आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ई से लिखा हुआ है, वहां पे ई दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो और एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा ना आपके लिए, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यू से आप लिखते हो U इक्वल टू माइनस P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट है तो दैट मीन्स माइनस PE कॉस थीटा होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा और माइनस एनर्जी में फॉर्मूला आता है, आपने अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा होगा है ना, तो वो फॉर्मूले में आएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो कि जो एंगल है किसके किसके बीच, तो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच। देखो आप, इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, यहाँ पे ये देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है प्लस माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, कोई आइडिया? नेगेटिव से पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा, नेगेटिव से पॉजिटिव मैंने डायरेक्शन दे दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप यहाँ पे बताना है आपको कि देखो ये डायपोल मोमेंट है जो आप नेगेटिव से पॉजिटिव ले रहे हो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच एंगल कितने की बनी, 180 डिग्री। बिल्कुल सही बात, ये 180 डिग्री की, तो माइनस मैंने लिखा माइनस PE cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसको मैं प्लस कर दूं, PE लिख दूं। हाँ। अब जैसे आप देख रहे हो राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में, जैसे कि अगर आप राइट साइड मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये आप समझो कि ऑन मूविंग टुवर्ड्स द राइट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे क्या होगी, अगर जैसे ही आप राइट साइड में इस तरफ मूव करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बात समझना कि बहुत बार होता है कि कैसे डिक्रीज होगी, ये भी समझ लिया जाए। तो ये देखो, इस तरफ -Q है, इस तरफ +Q है, ठीक है, और डायपोल की डायरेक्शन -Q से +Q की, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन -Q से +Q है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो जा रही है आपकी इस तरफ राइट साइड डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब इस तरफ प्लस रहा होगा और इस तरफ माइनस रहा होगा। तो डायपोल की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है,
तो ये प्लस वाला क्या कर रहा होगा, ये जो प्लस है इस तरफ इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा, उसी तरह से ये माइनस वाला इस माइनस को रिपेल कर रहा होगा। तो रिपेल करने के ड्यूरेशन में इस डायपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ लग रही होगी वो डिक्रीज कर रही होगी। तो इसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज कर रही है यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो नेट फोर्स जो डायपोल पे लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल पे, वो टुवर्ड्स राइट लगेगा, राइट डायरेक्शन में, इस तरफ। नेट फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका राइट साइड डायरेक्शन में। और नेट टॉर्क जो इस पे लगेगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एंगुलर फोर्स होता है। तो कोई एंगल तो घूम नहीं रहा, ये डायपोल ऐसा नहीं किसी एंगल से घूम रहा है, तो टॉर्क यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, लेकिन नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जो होगा वो राइट साइड डायरेक्शन में होगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। तो टुवर्ड्स राइट साइड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने बोला कि डिक्रीज कर रहा है, ये तो होगा ही। ये भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज इसमें है और टुवर्ड्स राइट साइड इसमें। थर्ड वाला ऑप्शन आपके लिए कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस A है और फोकल लेंथ उसकी दी हुई है 20 सेंटीमीटर की, और वहीं पे दूसरी तरफ आप देखो B वाला जो कॉन्केव है उसका फोकल लेंथ 5 का है। तो इस दोनों को सेम एक्सिस में रखा गया है, एक्सिस दोनों की सेम है। ये जो एक्सिस है ये एक एक्सिस मान लोगे तो इस एक्सिस सेम है। और आने वाले समय जैसे ये ज्वाइन कर रहा होगा, अगर डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो ज्वाइन कर रहा होगा तो कुछ ऐसा ज्वाइन कर रहा होगा, आगे चल के ये ऐसा इस तरह से, और ये इस तरह से ये ज्वाइन कर रहा होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है। तो अब दोनों की फोकल लेंथ तो आपके पास है ही, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 20 - 15। हाँ, इसको मैं फिलहाल मैं लिख दूं कि ये भाई स्मॉल d है। ठीक है, ये आपका A है, ये B है, और यहाँ पे ये फोकल लेंथ FB की होगी। ठीक है, जबकि FA की जो फोकल लेंथ है ना वो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी। FA की यहाँ से यहाँ तक की फोकल लेंथ, मतलब ये पूरी फोकल लेंथ यहाँ तक आएगी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, D = आप करोगे FA - FB। तो FA 20 है और FB जो है आपका 5 है, तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हो। यहाँ पे ही सबको पता होता है, बेसिक फार्मूला होता है वही √2GR। लेकिन इसके वेलोसिटी का फार्मूला ये भी होता है √GMM अपॉन, हाँ, ये 2GM/R। हाँ। और इसी m के लिए जब भी आपको डेंसिटी की बात करें तो मास की जगह पे आप मास = वॉल्यूम × डेंसिटी ले लिया करो। तो वॉल्यूम 4/3πr³ की होगी, अच्छा, और इंटू डेंसिटी ρ हो जाएगा। ये G तो है ही, और ये 2 भी है आपके पास, और अपॉन में R करोगे तो एक R अंदर में कैंसिल होना है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, ये जब हो जाएगा तो ये आपके पास देखो कितना आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 G ρ/r²/3, ये सब का अंडर रूट आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अब आप इससे क्या देख रहे हो, इससे साफ पता लग रहा है जो इसके वेलोसिटी है, इसके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, यहाँ पे r² हो गया है, ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के। तो अगर ये r के, तो अगर पहली वाली वेलोसिटी v है, दूसरी वेलोसिटी v1 है, तो वेलोसिटी की पहली वाली के लिए आप r लोगे, दूसरे के लिए क्या लोगे, 4r। ठीक है, तो v1 = कितना हो जाएगा, 4r। तो v1 = हाँ, यहाँ पे v1 = 4b आ जाएगा। हाँ, है ना, क्योंकि r कैंसिल कर दोगे आप, तो v1 = 4b आ जाएगा। रेडियो एक्टिविटी में कल जो डिस्कस किया था सेम उसी पे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दी हुई है, और देखो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब क्या अल्फा निकल रहा है, क्या बीटा निकल रहा है, ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और मुझे ये बताना है यहाँ पे कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सटीक है। ठीक है सर, एक मिनट।
देखो जब जिस समय आपके पास क्या होगा, इस केस में बीटा प्लस डीके हो ना, तो आप क्या करो कि आप बीटा डीके हो रहा है तो जो एटॉमिक नंबर है ना, मतलब एटॉमिक नंबर जेड होता है, एटॉमिक नंबर को डिक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। हाँ, मतलब Z-1। हाँ, जेड माइनस, इसका मतलब ये हो गया आपका बीटा प्लस। जब बीटा माइनस की बात हो तो ऐसे केस में एटॉमिक नंबर को इंक्रीज कर दो 1 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीटा प्लस। यहाँ पे अभी तो ये बीटा प्लस हुआ नहीं, यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे अभी तो नहीं हुआ ना, अभी तो नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अब मैं एक अल्फा का भी प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्योंकि वो अल्फा होगा वहां पे। तो जब अल्फा डीके होगा तो अल्फा डीके के केस में आप क्या करो कि इसका, हाँ, एटॉमिक नंबर को डिक्रीज कर दोगे 2 से। हाँ। तो अब ये देखो, इसको एटॉमिक नंबर को डिक्रीज करोगे 2 से, तो इसका मतलब ये अल्फा डीके हुआ। और फिर अगर आपने इसको 1 से बढ़ा दिया, तो 1 से बढ़ा दिया, इसका मतलब ये बीटा माइनस डीके हो गया। हाँ। तो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, ओके। तो ये 4th ऑप्शन होगा। अब ये प्रॉपर्टी भी आप नोट कर लो। देखिए जैसा क्वेश्चन में ये बोल ही रहा है कि स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर। मेन स्केल रीडिंग 0 mm की है और सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो 52 डिविजन्स में है। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल corresponds to 100 division on the circular scale. The diameter of the wire from the above data, ये डायमीटर पूछा गया है यहाँ पे। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर स्क्रू गॉज आपने देखा है, उसमें 2 तरह के डिवीजन होते हैं, सर्कुलर स्केल और मेन स्केल। तो पिच जो होती है, आप लिखते हो वहां पे पिच ऑफ द स्क्रू गॉज, वो होती है आपकी दिस वन इज इक्वल टू P से अगर मैं लिखूं तो P इक्वल टू हो जाता है ये 1 mm का। पिच 1 mm की होती है और नंबर ऑफ जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है ना, सर्कुलर स्केल डिवीजन CSD लिखते हो आप। ये आपके पास ये n इक्वल टू दिया हुआ है 100। तो लीस्ट काउंट जो होती है, लीस्ट काउंट भी, हाँ, लीस्ट काउंट जो होती है LC से लिखते हो आप। LC आप निकालोगे P/n करके, तो P आपके पास 1 है और n 100 है, तो लीस्ट काउंट आपकी स्क्रू गॉज की हो गई 0.01 mm की। अगर सेंटीमीटर में बोलो तो 0.001 सेंटीमीटर की हो गई। डायमीटर ऑफ वायर की अगर बात करें तो डायमीटर को D से अगर मैं लिखूं, डायमीटर ऑफ वायर, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये फार्मूला है। और इसमें आप लीस्ट काउंट अगर सेंटीमीटर में आप निकालना चाह रहे हो तो 0.001 सेंटीमीटर में, इसको आपको लीस्ट काउंट, या भी मैं यहाँ पे ये नहीं लिखे, लीस्ट काउंट ही लिखता हूँ अभी, इनटू लीस्ट काउंट, ये फार्मूला हो गया। मेन स्केल रीडिंग जो है आपकी 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग। हाँ। और सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है, रीडिंग जो है वो 52 की है और लीस्ट काउंट जो है 0.001 की है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.052। हाँ, 0.052। बस ये हो गया। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। जैसा मैंने बोला, मैं अगर इसकी वीडियो आपको भेजूंगा तो इससे भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका स्क्रू गॉज का क्या यूज है और कैसे आप उसमें सारी वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे सर इम्पीडेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, बात तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस में अगर सिर्फ बोला जाए तो वो सिर्फ R होता है। इम्पीडेंस में बोला जाए तो हो सकता है वो किसी 2 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, R का भी हो सकता है, L का भी हो सकता है, या LCR तीनों का हो सकता है। इम्पीडेंस एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ RL या LCR सबका हो सकता है, लेकिन LC नहीं होता। एक चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि LC ऑसिलेशंस में चला जाता है। अच्छा, ठीक है। तो क्योंकि LC ऑसिलेशंस में यहाँ पे क्या होता है, ये ऑसिलेशंस होती है तो आइडियल कंडीशंस भी आ जाते हैं, इसलिए जब भी होगा R बोले तो सिर्फ रेजिस्टेंस, और RL ये भी इम्पेडेंस है, ये भी इम्पेडेंस के लिए रोल प्ले करेगा।
तो जैसे कि इसमें फॉर्मूला तो पहला तो VRMS ही लगाया आपने, हाँ जिसको कि आप बोल ही रहे थे कि VR का स्क्वायर और प्लस में VL माइनस VC का स्क्वायर। इवन यहाँ पे VC माइनस, कभी कभी आप ये सोच रहे हो कि VC माइनस VL का स्क्वायर लगाएं तो गलत होगा, नहीं वो भी सही रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। डिपेंड नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखो कभी क्वेश्चन में ही होता है कि L ग्रेटर है या V ग्रेटर है, वो तो दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देख के साफ पता लग रहा है कि भाई C की जो पोटेंशियल है वो कम है, C की पोटेंशियल कम है, हाँ, और इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। हाँ। नॉर्मल केस में ये होता है। अब आप बोलोगे कि जी ठीक है, अगर मैं बोलूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं आता, मैं VC माइनस VL लगाता हूं, तो ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। वैसे तो सर स्क्वायर होगा तो शायद कोई डिफरेंस पड़ेगा भी नहीं। स्क्वायर होगा तो माइनस में आएगा, माइनस की स्क्वायरिंग पॉजिटिव ही देगा, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद IRMS निकाल लिया यहाँ पे आपने, जो कि I0/√2 किया। हाँ, I0/√2, हाँ बिल्कुल, 10 एम्पियर आया। हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद आपने यहाँ पे Z निकाला, पहले VRMS जो आप पूछ रहे थे, वो IRMS इंटू Z, हम्म, तो ये निकालो Z, ये आपका यहाँ से Z निकाल चुके हो गए आप, तो ये सारी चीजें इसी से आ जाएंगी। करना है आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल रिलीज किया गया है कुछ हाइट से, S हाइट से रिलीज किया गया है अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट से, और कुछ हाइट पे जब था पार्टिकल तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो 3 टाइम्स थी उसके पोटेंशियल एनर्जी के। तो हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपसे पूछी गई है, उस टाइम में क्या स्पीड रही होगी जब ये कंडीशंस दी हुई हैं हमारे पास। तो मान लो, मैंने माना कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि जो मान लो कि y हाइट पे रहा हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहा हो, इसकी हाइट जो है यहाँ पे मैं अगर देखूं तो ये मान लिया कि ये यहाँ पे ऐसा मान लेता हूँ, इतनी सी हाइट है, ये y हाइट पे रही होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। और जब बॉडी रेस्ट से फॉल कर रहा है, यहां से अगर रेस्ट से फॉल करना शुरू किया है, तो वैसे केस में पूरी जो हाइट रही होगी इसकी, वो पूरी हाइट की अगर मैं बात करूं तो अर्थ के सरफेस से यहां से जहां से गिरना शुरू किया था, इसकी जो डिस्टेंस रही थी वो s थी, ठीक है। लेकिन जब ये इस जगह पे पहुंच गया जो आप देख रहे हो, ये वाला पोजीशन पे पहुंच गया, तो हाँ बिल्कुल, तो अब हमारे पास डिस्टेंस रह गई s माइनस वाई की। तो ये s माइनस वाई की डिस्टेंस रह गई, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे तो कुछ वेलोसिटी रही होगी, ऊपर से नीचे गिर रहा है ये, तो लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 रही होगी, रेस्ट से गिर रहा था। हाँ। तो फॉर्मूला जो आप लगाओगे यहाँ पे v² इक्वल टू u² प्लस 2g, और h मतलब s माइनस वाई का डिस्टेंस इसने कवर किया है, हाँ। तो ये वाली हाइट इसने कवर कर ली है, और वेलोसिटी यहाँ पे लास्ट में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये v रही है, तो v² इक्वल टू u तो 0 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2g s माइनस वाई का। तो वो वेलोसिटी मुझे मिल गई अंडर रूट के फॉर्म में 2g s माइनस वाई। और जब ये y हाइट पे था, ग्राउंड से y हाइट पे था, तो इस समय तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ रही होगी, mgh, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो रही, ये u से मैं दिखा रहा हूँ इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, तो बिल्कुल सही mgh लगता है, तो u इक्वल टू यहाँ पे mg, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी हाइट y है तो मैंने y ले ली, हाँ। ठीक है। और जैसा दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ mv², और दिस वन इज 3 टाइम्स ऑफ mg इंटू वाई। हाँ। बस अब देखो आप पूरे का पूरा आपने काम कर दिया, मेन चीज तो यही था, हाँ। m इंटू 2g s माइनस वाई, और दिस वन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 इंटू mgy। ठीक है, अब सब तरफ ये कैंसिल कर दो, m कैंसिल कर दिया, और ये 3 है तो इस तरफ g भी कैंसिल कर दो, तो 3y इस तरफ रह रहा है, और s माइनस वाई इस तरफ रह रहा है, बाकी हाफ भी है आपके पास, हाफ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ भी नहीं रहेगा आपका,
एस वाई, तो बस इतना s माइनस वाई रह गया। यहाँ से y इक्वल टू आपके पास आ रहा है s/4। हाँ अब जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो वेलोसिटी मुझे यहाँ पे देखनी है क्या वेलोसिटी रही होगी, तो ये √2g और 2g h मतलब s माइनस s/4। ये देखो s माइनस y की वैल्यू s माइनस 4, s माइनस s/4, तो ये हो गया 3gs/2। ये वेलोसिटी अंडर रूट के टर्म में रही होगी। हाँ। अब इसमें से ऑप्शन आप देख लो जो भी आपको दिख रहा है। थर्ड ऑप्शन। और अभी s/4 है ना? हाँ s/4, लेकिन यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है s/4? तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? s/4 3gs/2, दो ऑप्शन सेम यहाँ पे दिए हुए है ना, फर्स्ट और थर्ड। हाँ फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम है। ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। चल ये हो गया। यहाँ पे आपने जो बताया कि nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा Sn और Sn+1 का, इसी का रेशियो चाहिए मुझे, है ना? और ये जो स्टार्ट कर रहा है कहाँ से? ये स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest। तो ये रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 हो गया। हाँ। ठीक है। और Sn be the distance traveled by the block in interval of time t इक्वल टू n-1 to t इक्वल टू n तक जा रहा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पता है फॉर्मूला जो है, आपने बताया मुझे कि Sn इक्वल टू u प्लस a/2 और 2n-1 होता है। हाँ। ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज यहाँ पे देखना है, जब भी इंक्लाइन प्लेन लेते हो ना, तो इंक्लाइन प्लेन में जो g होगा आपका, मतलब एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन के लिए हमेशा ध्यान में रखना है आपको, एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा का। g sin थीटा? हाँ, इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, ये ध्यान में रखना। एंगल बन रही है यहाँ पे, मान लो थीटा एंगल बन रही है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा इस तरफ, वो होगा आपका g sin थीटा का। ये चीज अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये काम आपका आसान हो जाएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाओगे, नहीं होगा। अब देखो क्या करना है आपको। सर साइन थीटा क्यों, कॉस थीटा नहीं होना चाहिए यहाँ पे? ना 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 ना, वही तो अभी साइन थीटा कैसे? हाँ, कंपोनेंट आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं वो देख लोगे आप। नहीं वो तो पता है मुझे, मतलब थीटा के अलोंग वाला कॉस थीटा होगा, बट यहाँ पे कैसे आया ये जी साइन थीटा? तो ये जैसे नॉर्मल आप लोगे ना, नॉर्मल तो ये हो गया। हाँ। नॉर्मल के इस तरफ क्या होगा? अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल थीटा बन रही है, तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा ना। अच्छा ओके ओके। तो mg cos थीटा तो इसके साथ बन जाएगा ना। हाँ ठीक है। और ये बन जाएगा आपका mg sin थीटा। हाँ। तो f इक्वल टू एक तरह से है आपका mg sin थीटा, और f इक्वल टू ma होता है, mm कैंसिल कर दिया, तो a इक्वल टू आपका हो गया g sin थीटा। ठीक है आ गया। ये अप्लाई अगर आपने कर दिया तो आपका काम आसान हो गया। उसके बाद आपका फॉर्मूला ही सिर्फ काम करेगा, क्योंकि Sn जब आप लोगे तो आपने बोला u प्लस a/2, तो u तो 0 है, a/2 थीटा तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाना है, तो फिर तो क्या यूज आया? अभी दिखाओ कहाँ कैंसिल हो रहा है। क्यों नीचे देखो, ये हो गया आपका g sin θ/2 और 2n-1। एक इक्वेशन ये हो गया। ये किसके लिए हुआ? Sn के लिए हुआ। और दूसरा मुझे किसके लिए निकालना है? Sn+1 के लिए निकालना है। तो Sn1 के लिए g sin θ/2 तो होगा ही। n+1 या n-1? नहीं, +1। वहां पे देखो ऊपर में क्वेश्चन किसके लिए दे रहा है? n+1 के लिए, Sn के लिए बोल रहा है और Sn+1 के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मूव करना है, और ये हो जाएगा 2, और यहाँ पे अब आप n+1 लोगे, -1, तो ये हो जाएगा आपका g sin θ/2 और 2n+1। बस हो गया आपका काम। और दोनों को आप डिवाइड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में ही वही कह रहा है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बहुत इजी था। ठीक है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैंने ऊपर में सबसे पहले आपको क्या बोला कि आपको क्या रखना है दिमाग में, कि a की जगह पे g sin θ लेना है, बस।
ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे सही। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो आपने बताया भी था, गेस भी सही आपका आया था, है ना। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियाइड 100 आवर्स की दी हुई है, और फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन्स आफ्टर 150 आवर्स वुड बी। तो क्या होगा, तो देखो एक फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का, बेसिक फॉर्मूला है A इक्वल टू A0 1/2 और पावर में स्मॉल t बाय t हाफ। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो A/A0 कर देते हो तो इसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये जो है ना, ये t जो है स्मॉल t, ये 150 वाला है, और कैपिटल ये t हाफ के लिए जो है ये है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है हाफ लाइफ के लिए। तो मतलब आपके पास आ गया 150/100, कहने का मतलब 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3/2, 1/2 पे पावर हो गया आपका 3/2, और 3/2 कहने का मतलब हो गया 1/2√2। तो मुझे वही चाहिए था यहाँ पे, फ्रैक्शन चाहिए था ओरिजिनल एक्टिविटी, और जो बचा हुआ है 150 के लिए उसके लिए चाहिए था, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन हमें दिखाना है इस सर्किट डायग्राम में, और ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। फर्स्ट ऑप्शन में लिख रहा हूँ 3C/2, सेकेंड ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूँ 3C, थर्ड इज 2C एंड फोर्थ इज C/2। ये मैंने बोला था कि आप ये लास्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाओगे। 2C होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया है, मैं अगर एक पॉइंट A मान लूं, अगर एक पॉइंट B मान लूं, तो इसका और इसका जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। और सेम होने के कारण क्या होगा कि कंसिडर ही नहीं करा, राइट, इसको कंसीडर नहीं करोगे और इसके बाद डायरेक्ट इसको ऐड कर दोगे तो 2C आंसर आ जाएगा।